सुप्रभात। मैं प्रशांत कुमार चतुर्वेदी, यूएस एकेडमी इंस्टीट्यूट, राजपुर कैंपियरगंज से आपका हिंदी का शिक्षक। विद्यार्थियों, आज हम सभी कक्षा 10वीं की हिंदी की पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पद्यखंड का चौथा अध्याय जयशंकर प्रसाद को पढ़ेंगे। इस पाठ में हमें जयशंकर प्रसाद की एक प्रसिद्ध कविता आत्मकथ्य पढ़ने को मिलेगी। इस कविता को पढ़ने से पहले हम कवि के जीवन के बारे में कुछ जान लें। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद का सन 1937 में निधन हो गया। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति माने जाने वाली कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुवस्वामिनी उनके नाटक हैं, तो कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह हैं। प्रसाद का साहित्यिक जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। वे इतिहास और दर्शन में गहरी रुचि रखते थे। शायद इसी के कारण उन्होंने कई ऐतिहासिक विषयों पर अपने उपन्यास भी लिखे हैं। पहले इस कविता के बारे में जान लें कि यह कविता आखिर क्यों लिखी गई, किन परिस्थितियों में लिखी गई। प्रेमचंद के संपादन में हंस का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ था। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखे। प्रसाद जी इससे सहमत न थे। इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता है आत्मकथ्य। यह कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक से प्रकाशित हुई थी। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों का और बिंबों का प्रयोग किया है। देखिए, बिंब का मतलब होता है यहाँ प्रतीक, उदाहरण, ठीक है, उनका प्रयोग किया है। इन्हीं शब्दों एवं बिंबों के सहारे उन्होंने बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करेंगे। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है, तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता भी। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी एक महान कवि थे, और यही एक महान व्यक्ति की यही खासियत होती है कि वो अपनी योग्यता को सबके सामने, अपनी योग्यता जाहिर करके अपने व्यक्तित्व को सबके सामने अपनी योग्यता बहुत बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करना नहीं चाहता। और जो व्यक्ति अपने मुंह से अपनी बड़ाई न करे, उससे महान व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। ठीक है, जयशंकर प्रसाद ने बहुत ही कम उम्र में, लगभग ये 48 वर्ष की उम्र ही जी पाए थे, और इतने ही कम उम्र में उन्होंने वह ख्याति हासिल कर ली थी जो बड़े बड़े साहित्यकार आजीवन साहित्य लेखन करने के बाद भी प्राप्त नहीं कर पाए। तो यह उनकी महानता ही थी कि अपने मित्रों के आग्रह के बाद भी उन्होंने आत्मकथा न लिखी, लेकिन अपने मित्रों को जवाब देने के लिए, उनका उत्तर देने के लिए वे उनके मित्र इनके आत्मकथा लिखने की सिफारिश कर रहे थे, इन्हें प्रेरित कर रहे थे, और ये इससे सहमत न थे। इनका मानना था कि मेरा जीवन ऐसा कोई विशेष जीवन नहीं है, कोई खास उपलब्धियां इसमें नहीं है कि मैं उसे आत्मकथा के माध्यम से दर्शाऊं। तो यह एक महान व्यक्ति की महानता है, एक महान व्यक्ति की ही महानता है, विनम्रता है, कि वह अपनी योग्यता और क्षमता को होते हुए भी सबके सामने एक सामान्य व्यक्ति के सामने की तरह ही अपने आप को प्रस्तुत करता है। अपनी महानता को सबके सामने अपने मुंह से जाहिर करने का प्रयास नहीं करता है। ठीक है, तो उन्होंने अपने मित्रों को जवाब देने के लिए, आत्मकथा न लिखने के पक्ष को सही ठहराने के लिए उन्होंने यह कविता लिखी है, जिसका नाम है आत्मकथ्य। आइए हम इस कविता को पढ़ते हैं। आत्मकथ्य।
मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी है अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं, तब भी कहते हो कह डालूं, दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा न हो, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना, यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों के दिखलाऊं मैं। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों के दिखलाऊं मैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर वो जो भाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया, जिसके अरुण कपोलों की मतवारी सुंदर छाया में, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथे बनी, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर तुम क्या भला करोगे, सुनकर तुम क्या भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय नहीं है, अभी समय नहीं है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो देखिए इस कविता को हमने तो पूरा पढ़ा है, लेकिन अब इसको पंक्तियों के आधार पर इसके अर्थ को स्पष्ट करेंगे। ठीक है, इसको पढ़ते हैं, इसके अर्थ को समझते हैं। देखिए जैसे कि इस कविता में मैंने आपको शुरू में ही पढ़कर बताया, यहाँ पर दिया हुआ है कि उनके मित्रों के आग्रह पर इन्होंने यह कविता लिखी थी। उनके मित्र इस बात के लिए प्रेरित कर रहे थे कि अपनी आत्मकथा लिखें, कवि अपनी आत्मकथा लिखे, लेकिन कवि इस बात से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि मेरा जीवन एक साधारण व्यक्ति का जीवन है और इस साधारण व्यक्ति के जीवन की बड़ी बड़ी कहानियाँ मैं कैसे लिख सकता हूँ। कहानियाँ, आत्मकथा तो ऐसे लोग लिखते हैं जिन्होंने उपलब्धि कुछ हासिल की हो, जीवन में कुछ ख्याति प्राप्त की हो, जीवन में कुछ सफलता प्राप्त की हो, और मेरा जीवन तो सामान्यतः एक साधारण आदमी के जीवन के समान है और ऐसे सामान्य से जीवन की बड़ी कथाएँ मैं कैसे लिख सकता हूँ, उसकी कहानी मैं लिख कर क्या करूँगा। और मैं एक सामान्य सा व्यक्ति हूँ, साधारण सा जीवन जीने वाला व्यक्ति हूँ और इसी सरलता, मेरा मन बहुत ही सरल और सहज है। मैंने इसी सरलता के कारण अपने जीवन में कई बार असफलताओं को प्राप्त भी की। मेरा जीवन अपनी सरल स्वभाव के कारण कई बार मुझे असफलता भी मिली है। इस असफलता को मैं प्रकट करके अपनी आत्मकथा में लिख करके अपने सरल स्वभाव का मजाक उड़वाना नहीं चाहता, इसलिए मैं अपनी आत्मकथा लिखना नहीं चाहता। ठीक है, और मेरे आत्मकथा लिखने का तात्पर्य यह होता है कि सच्चा आत्मकथाकार वह होता है जो अपने जीवन के अनुभवों का सही सही वर्णन करता है, पूरी सतर्कता के साथ अपने जीवन के हर सुखद दुखद अनुभवों का वर्णन करता है, वही सच्चा आत्मकथाकार हो सकता है। वह अपने जीवन की एक एक पहलुओं को उजागर करता है, बिना किसी हिचक के, बिना किसी संकोच के, अपने कमजोरियों को भी दिखाता है, अपनी उपलब्धियों को भी बताता है, अपनी निजी व्यक्तिगत बातों को भी अपने उपन्यास, अपने आत्मकथा में वह लिखकर सबके सामने जाहिर करता है, तभी वह सच्चा आत्मकथाकार कहा जाएगा। तो कवि का मानना है कि एक सच्चा आत्मकथाकार जब इस तरह से अपनी सारी चीज़ों को उजागर करेगा तो मेरे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं ही नहीं कि मैं उसे उजागर करके या जिसे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। मैंने कोई ख़ास उपलब्धि हासिल नहीं की है, मैंने कोई सफलता प्राप्त नहीं की है। मेरा जीवन तो इस दुखों से भरा हुआ एक सामान्य से व्यक्ति के समान, एक सामान्य से व्यक्ति के जीवन के समान है, साधारण सा जीवन है। और इस साधारण से नगण्य जीवन की मैं बड़ी बड़ी कहानियाँ कैसे लिख सकता हूँ, इसकी आत्मकथा मैं कैसे लिख करके लोगों को
पढ़ने को का अवसर दे सकता हूँ। भाई आत्मकथा ऐसे लोग लिखें जिन्होंने जीवन में कुछ उपलब्धि हासिल की हो। मैं तो एक सामान्य सा व्यक्ति हूँ और मेरा जीवन भी सामान्य सा है, मैं इसकी बड़ी कहानियाँ नहीं लिख सकता हूँ। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। देखिए, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कवि कहता है कि हे मित्रों, मेरा मन रूपी ये जो भौरा है, मधुप का मतलब होता है भौरा, ठीक है। लेकिन यह भौरा कौन सा है? जब मित्रों ने आग्रह किया लिखने का तो उन्होंने अपने मन से पूछा कि मन में झांका कि क्या मैं आत्मकथा लिखूं, लेकिन उनकी मन ने इस बात की गवाही नहीं दी कि आत्मकथा लिखना चाहिए। उन्होंने अपने, देखिए भाई, आप अब किससे पूछते हैं? अगर किसी विकट परिस्थिति में होते हैं तो आप अपने मन से ही तो पूछते हैं कि क्या यह उचित है या नहीं उचित है। सबसे पहला साथी आपका कौन होता है? आपका मन होता है। तो उससे आप पूछ करके सही और गलत का निर्णय पहले ले लेते हैं, उसके बाद वह किसी से जाहिर करते हैं। तो उन्होंने बहुत सोचा, बहुत कुछ जानने परखने और आत्मचिंतन करने की कोशिश की, और चिंतन करके वह इस निष्कर्ष पर आए कि आत्मकथा लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैं आत्मकथा लिखने की मेरी अभी आत्मकथा लिखने का समय नहीं हुआ है। कवि कहता है, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कवि कहता है कि मेरा मन रूपी भौरा गुनगुना कर कहता है, मेरा मन रूपी भौरा गुनगुनाता हुआ कहता है कि मैं अपनी कौन सी आत्मकथा लिखूं। हे मित्रों, मैं अपनी कौन सी आत्मकथा लिखूं, कौन सी जीवन कथा लिखूं? बताओ, मेरा जीवन तो एक साधारण सा सामान्य सा जीवन है और इसकी मैं बड़ी आत्मकथा कैसे लिख सकता हूं? मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। यहाँ देखिए, पत्तियां गिरने का तात्पर्य है जीवन में आने वाले कष्टों से, जीवन में मिलने वाले असफलताओं से, दुखों से, ठीक है। तो वह कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, मैंने अपने जीवन में अनेक कष्टों को झेला है, देखा है, दुखों को देखा है। एक एक करके मेरे सामने अनेक दुख आए हैं। मैंने पत्तियों को मैंने एक एक करके जाने कितनी पत्तियां जो है अपने सामने मुरझाकर गिरते हुए देखा है। अर्थात तात्पर्य यह है, मैंने आपको बताया अभी, यहाँ पत्तियों को मुरझाकर गिरने का तात्पर्य यहाँ कष्टों को प्राप्त करने से है, कष्टों को झेलने से है। इसका तात्पर्य यह है कि कवि कहना चाहता है कि मैंने एक एक करके अनेक कष्ट देखे हैं, अपने जीवन में अनेक कष्ट देखे। मेरा जीवन कष्टों से, अभावों से भरा हुआ है। मैंने अपने जीवन में एक एक करके अनेक कष्ट देखे हैं, लगातार कष्टों को झेला है, दुख को भोगा है। मैंने अपने सामने मैंने क्या किया है, मैंने जीवन में अनेक कष्ट देखे हैं, असफलताएं झेली हैं, अपने जीवन में निराशाओं को झेला है। मैंने अपने सपनों को टूटते देखा है, बिखरते देखा है, मरते हुए देखा है, इच्छाओं को अपनी मरते हुए देखा है, ठीक है। और ऐसे साधारण से, ऐसे सामान्य से, ऐसे दुखद जीवन की आत्मकथा मैं कैसे लिख सकता हूँ? मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी है अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कवि कहता है कि हे मित्रों, मेरा जीवन सामान्य सा जीवन है। मेरे मन रूपी भौरा गुनगुना कर कहता है कि अरे, मेरा तो यह जो जीवन है सामान्य सा जीवन है, मेरा यह जो जीवन है साधारण सा जीवन है, और इस जीवन की मैं गाथा कैसे लिख सकता हूँ, मैं आत्मकथा कैसे लिख सकता हूँ? मैंने अपने जीवन में एक एक करके अनेक पत्तियों को मुरझाकर गिरते हुए देखा है। अर्थात मैंने जीवन में अनेक कष्ट झेले हैं, अनेक दुखों को भोगा है, मैंने अपनी इच्छाओं को मरते देखा है, मैंने अनेक बार निराशाएं झेली हैं, असफलताएं झेली हैं। और ऐसे असफल जीवन में जहाँ मैंने अपने सपनों को टूटते बिखरते देखा है, अपनी इच्छाओं को मरते देखा है, ऐसे साधारण से ऐसे असफल जीवन की मैं आत्मकथा कैसे लिख सकता हूँ? और कहते हैं, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। कवि कहता है कि हे मित्रों, इस गहरे नीले अनंत, कहते हैं इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, इस गंभीर अनंत नीलिमा मतलब जिसका अंत न हो, नीलिमा से युक्त इस नीले गहरे आकाश के नीचे, ठीक है, इस गहरे नीले आकाश के नीचे अनगिनत लोगों ने क्या किया? असंख्य जीवन इतिहास,
अनगिनत लोगों ने अपने जीवन के इतिहास लिखे हैं, अर्थात अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं। और उनकी आत्मकथा को पढ़कर ऐसा लगता है, उनकी आत्मकथा को पढ़कर ऐसा लिखता है, वह कहते हैं इस नीले आकाश के नीचे बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, इस नीले आकाश के नीचे बहुत से असंख्य लोग हैं, अनगिनत लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन के इतिहास लिखे हैं। और उनकी आत्मकथाओं को पढ़ करके, उनकी जीवन के इतिहास को पढ़कर, उनकी आत्मकथा को पढ़कर, इनकी जीवन गाथा को पढ़कर ऐसा लगता है यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। मैंने अभी आपको बताया कि जो सच्चा आत्मकथाकार होगा वह अपने जीवन के जो सच्चा आत्मकथा का लेखक होगा वह क्या करेगा, अपने अनुभव का सही सही वर्णन करेगा। ठीक है, वह अपने जीवन में झांक कर अपने सुखद और दुखद सारे पलों को उजागर करेगा, अपनी कमजोरियों को भी उजागर करेगा, चाहे उसकी कमजोरियां इतनी ही लोगों के हंसने का कारण ही क्यों ना बने। लेकिन अगर वह सच्चा आत्मकथाकार है तो उसे सब कुछ उजागर करना पड़ेगा। ठीक है, तभी वह सच्चा आत्मकथाकार माना जा सकता है। तो कवि वही कहते हैं कि इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, इस नीले आकाश के तले असंख्य लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन की गाथाएं लिखी, अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं। और उनकी आत्मकथाओं को पढ़कर ऐसा लगता है कि जैसे वह अपने ऊपर ही क्या करें, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। ऐसा लगता है कि जैसे मानो वह अपनी बुराइयों को उजागर करके, अपनी कमियों को उजागर करके, अपनी असफलताओं को उजागर करके ऐसा कर रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं, अपने ही जीवन पर कटाक्ष कर रहे हैं, अपनी ही कमियों को उजागर करके लोगों को हंसने का अवसर दे रहे हैं, अपना मजाक उड़वा रहे हैं, लोगों को अपने ही जीवन पर हंसने का अवसर दे रहे हैं। क्या तुम चाहते हो कि मैं भी ऐसा ही करूं, मैं भी अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को उजागर करके लोगों को अपने ऊपर हंसने का अवसर प्रदान करूं? यही तुम चाहते हो। वह कहते हैं कि तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती। यह देखते हुए कि जो लोग अपना जीवन इतिहास लिखते हैं, अपनी आत्मकथाएं लिखते हैं, वो लोगों को अपने ऊपर हंसने का अवसर प्रदान करते हैं। तुम हे मित्रों, क्या तुम यही चाहते हो कि मैं भी ऐसा ही करूं? क्या तुम जो है तुम भी यही चाहते हो कि मैं अपनी दुर्बलताओं को सबके सामने उजागर कर दूं, अपनी कमियों को सबके सामने प्रकट कर दूं, अपनी असफलताओं को सबके सामने लाकर रख दूं, अपनी जीवन में अपने असफलताओं के बारे में सबको बताऊं, मिलने वाली असफलताओं के कारण को बताऊं? ठीक है, कि तुम चाहते हो कि मैं भी अपना लोगों को अपने जीवन के बारे में बताकर लोगों को अपने ऊपर हंसने का अपने ऊपर अपना मजाक उड़वाने का अवसर प्रदान करूं। तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती। हे मित्र, तब भी तुम चाहते हो, हे मित्रों तुम चाहते हो तब भी मैं अपनी आत्मकथा लिख करके लोगों को अपने ऊपर हंसने का अवसर प्रदान करूं। क्या तुम यही चाहते हो? तुम सुनकर सुख पाओगे। क्या तुम मेरा यह अभावपूर्ण जीवन जान करके, देख करके, पढ़ करके, इस असफल जीवन के बारे में जान करके क्या तुम सुख पाओगे? देखोगे यह गागर रीति। क्या तुम इस खाली गागर के समान इस जीवन को देख करके, खाली गागर का मतलब है असफल जीवन से, ठीक है, गागर रीति का आशा यहाँ खाली गड़े रीति। देखिए, गागर का मतलब होता है, गागर मतलब घड़ा, रीति का मतलब खाली, खाली गड़ा। ठीक है, खाली गड़ा किस काम का? तो वैसे ही ऐसा वह कहते हैं मेरा जीवन क्या है, खाली गागर रीति है, मेरा जीवन खाली गागर के समान है, अर्थात असफल जीवन है मेरा जीवन। मैंने जीवन में कोई सफलता हासिल ही नहीं की है। तो क्या तुम मेरे इस असफल जीवन को जान करके, उसको टटोल करके, मेरे जीवन में झांक करके, ठीक है, क्या तुम्हें आनंद की अनुभूति होगी? क्या तुम चाहते हो कि मैं ऐसे असफल जीवन का वर्णन करके लोगों को अपने ऊपर हंसने का अवसर प्रदान करूं? क्या तुम्हें भी मेरे इस अभावपूर्ण जीवन के बारे में जानकर तुम्हें आनंद की अनुभूति होगी? क्या तुम यही चाहते हो कि मैं अपनी इस साधारण से, असफल से और सामान्य से जीवन कथा को लिखकर लोगों को हंसने का अवसर प्रदान करूं? क्या तुम्हें इसे पढ़ करके तुम्हें आनंद की अनुभूति होगी? लेखक अपने मित्रों से यह प्रश्न कर रहा है, कटाक्ष कर रहा है, एक तरह से अपनी मन की बातों को उनसे व्यक्त कर रहा है। वह कहते हैं किंतु कहीं ऐसा न हो, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। कवि अपनी आत्मकथा लिखने का आग्रह करने वाले मित्रों से कहता है कि हे मित्रों, मेरे जीवन में अनेक कष्ट आए हैं, अनेक भय आए, अनेक कठिन परिस्थितियां आई हैं, अनेक असफलताओं को मैंने झेला है, और इस असफलताओं के पीछे, ठीक है,
इस असफलताओं के पीछे कभी जैसे क्या होता है कि कभी कभी हम जो हमारे जीवन में जो कष्ट आते हैं उसके उन कष्टों को का कारण कोई अपना भी हो सकता है। किसी अपने के कारण भी हमें जीवन में कभी कभी बहुत गंभीर कष्ट मिलते हैं, बहुत कठोर परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, बहुत ही कठिन स्थितियाँ हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती हैं। कभी कभी हमें हमें यहाँ पर हमें अपने अपनों के द्वारा ही हमारे जीवन में बहुत बड़ा कष्ट दिया जाता है। ठीक है, तो कवि कहता है अपनी आत्मकथा का लिखने का आग्रह करने वाले मित्रों से कहता है कि हे मित्रों, कि किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले। मुझे भय है कि मेरी आत्मकथा पढ़ने के बाद मैं अगर आत्मकथा लिखूं और मेरी आत्मकथा जब तुम पढ़ो, ठीक है, तो मेरी आत्मकथा में तुम्हें क्या लगे, ऐसा लगे कि मेरा यह जो खाली जीवन है, मेरा यह जो असफल जीवन है, ठीक है, यह जो असफल जीवन है, इस जीवन की असफलता का कारण कहीं तुम खुद को ही न मान बैठो, अर्थात मेरे जीवन में आने वाले कष्टों का कारण कहीं तुम ही न निकल बैठो। ठीक है, हो सकता है कि तुम्हारे कारण भी मेरे जीवन में कभी दुख आया हो, और जब मैं अपनी आत्मकथा का सही सही विवरण दूंगा और हो सकता है कि तुम्हारा भी जिक्र आ जाए उसमें, तो कहीं तुम मेरे जीवन में असफलता का कारण, मेरे जीवन के दुखों का कारण स्वयं को ही न मान बैठो। इससे क्या होगा, इससे तुम्हारे भी मन को कष्ट होगा। तो मैं ऐसी विकट परिस्थिति उत्पन्न करना नहीं चाहता, मैं ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न करना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने जीवन के दुखों का कारण लिखूं, मैं नहीं चाहता मैं अपनी आत्मकथा में दुख लिखूं और दुखों का कारण लिखूं, और कहीं दुखों का कारण तुम ही न निकल बैठो। ठीक है, निकल जाओ इस, या तुम पढ़ने के बाद स्वयं को ही मेरे जीवन में दुखों का कारण न मान लो। ठीक है, इसलिए मैं यह आत्मकथा लिखना नहीं चाहता। वह कहते हैं किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। वह कहता है, कवि कहता है अपनी आत्मकथा लिखने का आग्रह करने वाले मित्रों से कहता है कि हे मित्रों, मुझे भय है कि मेरी आत्मकथा में तुम जो यह मेरी खाली गागर देखोगे, अर्थात मेरा जो है जो साधारण सा अभाव से युक्त यह जो जीवन देखोगे, तो उसका दोषी कहीं तुम स्वयं को ही ना समझ बैठो। अर्थात मेरे जीवन में जो अभाव आए हैं, जो दुख आए हैं, जो कष्ट आए हैं, जो मैंने निराशाएं झेली हैं, जो सफलताएं प्राप्त की हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उसका कारण तुम ही निकलो। ठीक है, तुम स्वयं को ही समझ लो। ठीक है, कभी ऐसा भी होता है, ठीक है, तुम मेरे जो यह अनुभव हैं उनको सुन लो, और इस कवि कहता है कि कहीं तुम ऐसा ना हो कि मेरी आत्मकथा पढ़कर या सुनकर तुम यह समझने लगो कि मेरे जीवन का यह जो खालीपन है यह तुम्हारे कारण है, मेरे जीवन का यह खालीपन है यह तुम्हारे कारण ही है, कहीं ऐसा ना तुम समझ लो। मैं यह नहीं चाहता कि तुम ये समझो कि मेरे जीवन का में दुखों का कारण तुम हो। ठीक है, मेरे जीवन में खालीपन का कारण तुम हो। ठीक है, क्योंकि मेरे बहुत से अपनों के द्वारा भी मुझे जीवन में कष्ट प्राप्त हुआ है, मैंने जीवन में अनेक दुख झेले हैं, तो मैं उनका नाम उजागर करके उन्हें पढ़ने को का अवसर प्रदान करके मैं अपने लोगों को दुखी करना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता मैं अपने कटु अनुभवों को सुना करके, तुमसे साझा करके, अपनी कथा में उसका वर्णन करके मैं अपने ही मित्रों को अपने जीवन के कष्टों का कारण नहीं बता सकता। कहीं उन्हें ऐसा न लगे कि मेरे जीवन में जो अभाव है, मेरे जीवन में जो कष्ट हैं, उसका कारण वे खुद ही हैं। ठीक है, और उन्होंने ही मेरे जीवन का रस चुराया है और मुझे इस दयनीय स्थिति में लाकर छोड़ दिया है, मुझे इस दयनीय स्थिति में मुझे दीनहीन बनाकर छोड़ दिया है। ठीक है, मैं ये नहीं चाहता कि कहीं मेरे मित्र मुझे मेरी आत्मकथा पढ़ने के बाद इस बात का अनुभव करें। ठीक है, यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी यह प्रवंचना औरों के दिखलाऊं मैं। कवि कहता है यह बड़ा ही, कवि कहता है संबोधित करते, अपने मन को संबोधित करते हुए कहता है यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। देखिए, इस कविता में कवि ने अपने बताया, कवि बहुत ही सरल स्वभाव वाला है, बड़े ही सीधे मन वाला है, विचारों वाला है। ठीक है, और उसका यह गुण है कि जो है उसका बहुत ही सरल स्वभाव वाला है, और उसकी सरलता के कारण उसके जीवन में अनेक बार कष्ट भी आए हैं। ठीक है, तो वह कहता है कि अपने स्वभाव की और अपने सरलता का वर्णन करते हुए कहता है कि यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा कि मैं अपने कष्टों का, अपने जीवन में आने वाले कष्टों का वर्णन करके अपने सरल स्वभाव का वर्णन करूं। ठीक है, और यह बताऊं कि अपने सरल स्वभाव के कारण ही मुझे जीवन में अनेक बार
कष्ट मिला है। ठीक है, कवि अपने सरल स्वभाव को संबोधित करते हुए कहता है कि हे मेरे स्वाभाविक मन, हे मेरे स्वाभाविक मन की सरलता, यदि मैं तेरी हंसी उड़ाऊंगा तो यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा कि मैं तेरी हंसी उड़ाऊं। अपनी आत्मकथा में अपने सरल स्वभाव का वर्णन करके मैं, और अपने सरल स्वभाव के कारण, जैसे देखिए मनुष्य जब बहुत सरल होता है तो उसका लोग लाभ उठाते हैं, यहाँ तक कि अपने भी उनके साथ छल कर लेते हैं, धोखा कर लेते हैं, और वह व्यक्ति सरल स्वभाव के कारण किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास कर लेता है और अपनों के द्वारा ही ठगा जाता है। ठीक है, अपनों के द्वारा ही छला जाता है। तो कवि ने अपने सरल स्वभाव, कवि भी अपने सरल स्वभाव के कारण कई बार अपनों से ही छगला गया है, ठगा गया है। ठीक है, इस बात का भी वर्णन वह अपनी आत्मकथा में लिखना नहीं चाहता। वह कहता है अपने सरल स्वभाव को संबोधित करते हुए कहता है कि है मेरे सरल स्वाभाविक मन। ठीक है, यदि मैं तेरी हंसी उड़ाऊं, अर्थात अपनी आत्मकथा में तेरी सरलता का वर्णन करूं और तेरी हंसी उड़ाऊं, तो यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा, यह मेरा बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा, यह मेरा बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा कि मैं तेरी अपनी सरलता का हंसी उड़ाऊं। वह कहता है यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी यह प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। वह कहता है कि है मेरे सरल स्वभाव, मैं अपनी आत्मकथा में तेरी सरलता का वर्णन करके, और सरल स्वभाव होने के कारण उसे जीवन में जो कष्ट मिले हैं, उसके साथ जो छल हुआ है, धोखा हुआ है, इसका वर्णन करके वह लोगों को उस पर अपने सरल स्वभाव के ऊपर हंसने का अवसर देना नहीं चाहता। वह कहता है मेरे सरल स्वाभाविक मन, मैं तेरी हंसी नहीं उड़वाना चाहता। मेरा मन बहुत ही सरल है और मेरे सरल स्वभाव के कारण ही मेरी सरल स्वभाव के कारण ही मुझे बहुत बार धोखे मिले हैं, छल मिला है, मेरे साथ छल हुआ है, और मैं इन समूह छलों का या धोखों का वर्णन करके लोगों को अपने ऊपर हंसने का, अपने सरल स्वभाव का, अपने सरल मन का मजाक उड़ाने देना नहीं चाहता। ठीक है, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा अगर मैं इसका मजाक उड़ाने दूं लोगों को, उन लोगों को अवसर प्रदान करूं कि लोग उस मेरे सरल स्वभाव का मजाक उड़ाएं, हंसी उड़ाएं, मेरे सरल स्वभाव को पर हंसें। ठीक है, वह कहता है कि मैंने माना कि मेरे सरलता के कारण ही मुझे अनेक कष्ट मिले हुए हैं, मेरे सरलता के कारण ही मुझे अनेक कष्ट मिले हुए हैं, मुझे अनेक बार धोखे मिले हैं, मुझे छला गया है, मेरे साथ छल हुआ है। ठीक है, फिर भी मैं उसका, अपने सरल स्वभाव का अपमान करना नहीं चाहता, उसका मजाक उड़वाना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी आत्मकथा में अपने सरल स्वभाव का वर्णन करूं, जिसे, और अपने सरल स्वभाव के कारण अपने जीवन में मैंने जो गलतियां की हैं, जो भूलें की हैं, ठीक है, वह कहता है कि भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं। मैंने अपने सरल स्वभाव के कारण ही मैंने जो अपने जीवन में गलतियां की हैं, भूलें की हैं, या मुझे अपने सरल स्वभाव के कारण ही मुझे लोगों से जो धोखे मिले हैं, प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, उन धोखों का जिक्र करके, उन छल और कपट की कहानियाँ कह के मैं लोगों को सुनाना नहीं चाहता। मैं ये नहीं चाहता कि मैं अपने सरल स्वभाव का इस प्रकार लोगों को अपने सरल स्वभाव का मजाक उड़ाने का अवसर दूं। वह कहते हैं कि उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। कवि कहता है मेरा जीवन जो है प्रेम, कवि के जीवन में देखिए, मैं आपको बता दूं कि कवि के जीवन में अनेक बार सुख आते आते रह गए, अर्थात कवि ने 3 बार शादियां की और तीनों बार उसकी पत्नी का उससे वियोग हो गया। ठीक है, 3 बार उसने शादियां की और तीनों बार उसकी पत्नी का वियोग हो गया। उसे दाम्पत्य जीवन का सुख सही तरीके से प्राप्त नहीं हो सका, उसे अपनी पत्नी के साथ जीवन बिताने का, अपने मन को जोड़ पाने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाया। ठीक है, वह कहता है मेरे जीवन में, कवि कहता है कि उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। मेरे जीवन में जो प्रेम और मधुर की चांदनी रातें आए हैं, उन रातों को, उन प्रेम भरे जो मैंने उज्ज्वल क्षण जिए हैं, उज्ज्वल क्षण का मतलब है मधुर सुंदर पल। ठीक है, यहाँ सुखद पलों से है। ठीक है, मैंने जो अपने जीवन में उज्ज्वल क्षण जिए हैं, अपने सुखद पल जिए हैं, उनके बारे में मैं सबको कैसे बताऊं और क्यों बताऊं। वह कहते हैं कि मैं अपने उन उज्ज्वल क्षणों को, ठीक है, वह कहते हैं कि उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों। कवि के जीवन में, भाई सबके जीवन में उज्ज्वल क्षण आते हैं, यानी सुखद पल आते हैं। कवि के जीवन में भी सुखद पल आए हैं
उसने अपने जीवन में अपनी पत्नी के साथ कुछ सुखद पल बिताए हैं और वह कहता है कि मैंने अपनी पत्नी के साथ, मैंने अपने प्रेयसी के साथ, अपनी पत्नी के साथ सुखद पल बिताए हैं, सुंदर रातें बिताई हैं और उन सुंदर रातों का, उन प्रेम भरी रातों का मैं वर्णन क्यों करूं, ठीक है, किस प्रकार करूं और क्यों करूं, क्यों मैं सबको इस सुंदर पलों को सुंदर पलों के बारे में बताऊं। ये तो मेरी निजी व्यक्तिगत अनुभूतियां हैं, इनको मैं सबके साथ साझा नहीं कर सकता। ये मेरी व्यक्तिगत संपत्ति है, यह मेरी व्यक्तिगत बातें हैं और यह मेरी व्यक्तिगत अनुभूतियाँ हैं, निजी अनुभूतियाँ हैं, इनको मैं सबके साथ साझा नहीं कर सकता। मैंने अपनी पत्नी के साथ, अपनी प्रेमिका के साथ जो खिलखिलाकर हंसकर प्रेम भरी बातें की हैं, ठीक है, वह कहते हैं उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली वो बात, उन बातों की। वो कहते हैं मैंने अपनी पत्नी के साथ, अपनी प्रेमिका के साथ जो खिलखिला करके, पत्नी यहाँ प्रेमिका की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि वह अपनी पत्नी की ही बात कर रहा है, कवि कहता है, ठीक है। वह कहता है कि मैंने अपनी जो प्रेयसी के साथ जो सुखद पल बिताए हैं, खिलखिलाकर हंस हंस कर जो प्रेम भरी बातें की हैं, उन्हें मैं अपनी आत्मकथा में कैसे लिखूं। ये तो क्या है, ये तो मेरी व्यक्तिगत निजी अनुभूतियां हैं, निजी संपत्तियां हैं, इसको मैं सबके साथ साझा कैसे कर सकता हूँ। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ व्यक्तिगत चीज़ें होती हैं जिन्हें वह सबके साथ साझा नहीं कर सकता। वह कहता है कि ये तो मेरी व्यक्तिगत चीज़ें हैं, व्यक्तिगत बातें हैं, इन्हें मैं सबके साथ साझा नहीं कर सकता। वो मेरी निजी संपत्ति है, मेरी निजी पूंजी है, मेरे जीवन की निजी बातें हैं, इसको मैं सबके साथ बांटना नहीं चाहता। समाज में मैं इसका बंटवारा करना नहीं चाहता। मैं सबके साथ अपने इन व्यक्तिगत अनुभवों को साझा करना नहीं चाहता। वह कहते हैं कि उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। मेरे जीवन में भी उज्ज्वल पल आए हैं, उज्ज्वल क्षण आए हैं, लेकिन ठीक है, उज्ज्वल क्षण आए हैं और मैंने भी अपने जीवन में सुखद मधुर चांदनी रातें बिताई हैं। मैंने अपनी प्रेयसी के साथ प्रेम भरी रातें बिताई हैं, उनके साथ प्रेम भरी बातें की हैं और इन प्रेम भरी बातों को, यह मेरी निजी बातें हैं, निजी व्यक्तिगत अनुभूतियां हैं। इन व्यक्तिगत अनुभूतियों को मैं सबके साथ साझा नहीं कर सकता। ये मेरी निजी संपत्ति है। मैं इसके कैसे अपनी आत्मकथा में लिख करके सबको इसको पढ़ने का अवसर दे सकता हूँ। वह कहते हैं मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराया कर जो भाग गया। कवि कहता है कि मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराया कर जो भाग गया। कि कवि का जीवन मैंने बताया आपको अनेक दुखों और अभावों से भरा हुआ है, ठीक है। मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि उस कवि की 3 शादियाँ हुई थी, लेकिन तीनों बार उसकी पत्नी का वियोग हो गया था, ठीक है। तीनों बार उसकी पत्नी का वियोग हो गया था और यह इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है। पत्नी जो अर्धांगिनी होती है, उसके सुख दुख की साथी होती है, वह उसे बीच मझधार में, जीवन के बीच मझधार में ही छोड़कर चले जाए तो इससे व्यक्ति टूट जाता है। और ऐसा व्यक्ति जो 3-3 बार दाम्पत्य जीवन जीने का दाम्पत्य जीवन या अपने जीवन को फिर से शुरुआत करने की चाह रखता हुआ आगे बढ़े और उसके साथ फिर उसी तरह की दुर्घटना घटे, तो वह व्यक्ति अंदर ही अंदर क्या होगा, टूट जाएगा, ठीक ना। तो कवि के साथ भी ऐसी घटना घट चुकी है। कवि अपनी आत्मकथा सुनाते हुए कहता है कि मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया। जिन सुखों को के सपने में देखा करता था, जिनको देखकर मैं सोया करता था, जागा करता था, ठीक है, वे सुख मुझे कभी मिल ही नहीं पाए। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया। ऐसे सुख भरे सपने, ठीक है, ऐसे सपने, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया। जिन सुखों के स्वप्न मैं देखा करता था, जिनकी कामना किया करता था, वह सुख, जिनके मैं सपने देखा करता, जिनके बारे में सोचा करता था, वह सुख मुझे मिल ही नहीं पाया, ठीक है। मैंने आपको बताया 3 बार इसकी शादियाँ हुई हैं और तीनों बार इनका वियोग हो गया है। वह कहते हैं मैं जिस भी प्रिय को अपनाने का प्रयास करता था, अर्थात जिसको आलिंगन में आते आते मुस्कुराया कर जो भाग गया। वह कभी कहता है जिस भी प्रिया को, आलिंगन मतलब गले लगाना चाहता था, जिसको अपनाना चाहता था, जिसको बाहों में भरना चाहता था, ठीक है, जिसको मैं प्रेम पूर्वक गले लगाना चाहता था, मैं जिस भी प्रिय को आलिंगन करने के लिए बाहें बढ़ाता था, अर्थात उसे अपनाना चाहता था, उसके साथ मन लगाता था। यहाँ अब बाहें बढ़ाने का मतलब है उसके साथ जो है मन को जोड़ने का। क्या है कि विवाह होने के बाद मन जोड़ने में भी समय लगते हैं, ठीक है, काफ़ी समय लगता है।
धीरे धीरे वह घुल मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ, जीवन व्यतीत करने लगते हैं और एक दूसरे को समझने लगते हैं। तो कवि ने जैसे ही एक दूसरे को समझने का प्रयास किया, उसे गले लगाने का प्रयास किया, उसे अच्छी तरह से समझने का प्रयास किया, ठीक है, उसके साथ मैंने तो बताया आपको 3 बार इसके वियोग हो चुका है, पत्नी वियोग हो चुका है। तो कवि कहता है कि जिन सुखों के मैं स्वप्न देखकर जागा करता था, जिनके कामना किया करता था, वह सुख, वह कामनाएं मेरी पूरी नहीं हो पाई। वह सुख मेरे जिन सुखों की कल्पना मैं करता था, वह सुख कभी मुझे मिल ही नहीं पाए। ठीक, और मैं जिस भी प्रिया को आलिंगन करने के लिए आगे बढ़ता था, ठीक है, हाथ आगे बढ़ाता था, उसे गले लगाने की चाह रखता था, वह उस मेरी प्रिया क्या हो गई, मुस्कुराकर भाग जाती थी। ठीक है, वह मेरी प्रिया मुझसे मुस्कुराकर भाग जाती थी, अर्थात उसका वियोग हो जाता था। मेरी कामनाएं, मेरी इच्छाएं क्या हो जाती थी, अधूरी ही रह जाती थी। मेरी इच्छा कभी पूरी हो ही नहीं पाई। मैंने जिस सुखद जीवन की कल्पना की थी, वह सुखद जीवन मुझे प्राप्त नहीं हो पाया। कवि कहता है मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्के आकर जो भाग गया। मैं जिस सुख की कल्पना करके या जिस सुख के स्वप्न देखा करता था, वह सुख मुझे मिल ही नहीं पाया। जिस सुख की मैं कामना करता था, जिस सुख की मैं इच्छा रखता था, वह सुख मुझे प्राप्त नहीं हो पाया। और जिस आलिंगन में आते आते मुस्काया कर जो भाग गया, आलिंगन मतलब होता है गले लगाना। मैं जिस प्रिय को भी गले लगाने का मैंने प्रयास किया, मैंने कहा आपको 3 बार शादियाँ हुई थी इसकी कवि की, और जिस प्रिय को भी मैंने गले लगाने का प्रयास किया, अर्थात अपनाने का प्रयास किया, जिसके साथ सुखद जीवन व्यतीत करने का प्रयास किया, वह मुस्काया कर जो भाग गया। वह मुस्कुरा कर क्या हो गई, चली गई। ठीक है, अर्थात उसका वियोग हो गया। ठीक ना, और मेरा जीवन अभावों से युक्त रह गया। मेरी इच्छाएं, मेरी कामनाएं धरी की धरी रह गई और मैं उन कामनाओं को पूरा करने में सफल नहीं हो सका। ठीक है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया, देखिए वियोग हुआ है, पत्नी का वियोग हुआ है। ठीक है, यह सबसे बड़ा अभाव, अर्धांगिनी का वियोग हो जाना। ठीक है, और यह जीवन का सबसे बड़ा दुख होता है एक पुरुष के लिए। ठीक है, माता पिता का तो होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ पत्नी का वियोग, जो अर्धांगिनी होती, जीवन सुख दुख की साथीन होती है, वह अगर छोड़कर चली जाए तो ये इससे भी व्यक्ति टूट जाता है। ठीक है, वह कहता है कि वो भी ऐसी पत्नी का वियोग। ठीक है, अब पत्नी के बारे में कवि थोड़ा बता रहा है। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। कवि कहता है कि ऐसी पत्नी का वियोग हुआ, मेरी ऐसी पत्नी का वियोग जो या मेरी पत्नी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी। वह कहता है कि ऐसी पत्नी का वियोग होगा। भाई देखिए, पत्नी का तो जाहिर सी बात है कि पत्नी का दुख हो जाना किसी भी व्यक्ति को तोड़ देता है। ठीक है, उसे दुखी कर देता है, उसे हताश कर देता है। जीवन की राह में कोई अगर उसका साथी हो, उसे बीच मझधार में छोड़कर चला जाए तो उसके लिए बड़े ही दुख की बात है। ठीक है, और दुख और भी है कवि को, इसलिए क्योंकि उसकी प्रेयसी उसके लिए बहुत प्रिय थी, बहुत ही सुंदर थी, अति सुंदरी थी। उसके बारे में कवि कहता है कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, जो कवि कहता है कि मेरी प्रेयसी बड़ी ही सुंदर थी, मेरी प्रेयसी बड़ी ही सुंदर थी। और क्या थी, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर, कपोलों का मतलब यहाँ गालों से है। ठीक है, कपोलों का मतलब यहाँ गाल से है। कि कवि कहता है जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। हाँ, कवि कहता था कि मेरी ऐसी प्रेयसी का वियोग हुआ है जो अतीव सुंदरी थी, जिसके गाल इतने लाल लाल और इतने सुंदर और इतने मतवाले थे कि प्रेममयी उषाकालीन समय आपने देखा है कि लालिमा से युक्त होती है। प्रेममयी उषाकालीन समय भी उषा का जो है उषा, प्रेममयी उषा भी उससे क्या करती थी, लालिमा उधार लिया करती थी, उससे लालिमा चुराया करती थी। अर्थात उसकी प्रेयसी इतनी सुंदर थी, उसके लाल लाल जो गाल थे इतने सुंदर, प्रेयसी इतनी सुंदर थी कि उसके जो लाल लाल गाल थे वह उषाकालीन लालिमा को भी क्या करते थे, उषाकालीन लालिमा भी उसके सामने मध्यम पड़ जाती थी। अर्थात कि उसकी सुंदरता उषाकालीन लालिमा से भी सुंदर थी। ठीक है, कवि कहता है कि मेरी प्रेमिका जो थी उसके लाल लाल जो गाल थे इतने सुंदर और इतने मतवाले थे कि प्रेममयी उषाकालीन समय भी क्या करता था, उससे सुगंधित मधुर लालिमा
उधार लिया करता था, उससे मधुर सुगंधित मधुर लालिमा उधार लिया करती थी। तात्पर्य यह है, इसका तात्पर्य यह है कि उसकी प्रेमिका की लाल लाल कपोल या अर्थात उसके लाल लाल गाल जो थे उषाकालीन लालिमा से भी क्या थे, मनोहर थे, सुंदर थे। ठीक है, कभी और ऐसी पत्नी का वियोग हो जाना व्यक्ति के लिए व्यक्ति के जीवन में दुख का कारण तो हो ही जाएंगे। कभी कहता है कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। कभी कहता है कि मेरी प्रेमिका जो थी उसके लाल लाल बहुत ही अतीव सुंदरी थी, उसके लाल लाल गाल इतने सुंदर और इतने मतवाले थे कि प्रेममयी उषाकालीन समय, देखिए आप सुबह सुबह उठते होंगे, सूरज की जो लालिमा चारों तरफ फैली होती है उसकी की बात की जा रही है, वह कितना सुंदर और मनोहर होता है, कितना सुगंधित होता है। ठीक है, उसी की बात कवि कर रहा है। प्रेममयी उषाकालीन उषाकालीन समय की सुगंधित मधुर लालिमा भी क्या है, उसी से उधार लिया करती थी, उसके लाल लाल कपोलों से ही, उसके लाल लाल गालों से ही वह लालिमा उधार लिया करती थी, चुराया करती थी, ऐसा लगता था। ठीक है, इसका तात्पर्य है कि उसकी जो पत्नी थी, उसकी प्रेमिका जो थी, उसकी पत्नी जो थी, उसकी लाल लाल सुंदर कपोलों की लालिमा उषाकालीन, प्रेममयी उषाकालीन लालिमा को भी क्या करती थी, मात देती थी, उससे भी सुंदर थी, उससे भी मनोहर थी। ठीक है, वह कहते हैं उसकी स्मृति पाथेय बनी, उसकी स्मृत पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, उसकी स्मृत पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कंथा की। कवि कहता है आज वह प्रेयसी मेरे साथ नहीं है, आज वह प्रेयसी मेरे साथ नहीं है, उसकी यादें बस मेरे साथ हैं। आज वह कहता है उसकी स्मृति है, स्मृति मतलब यादें, आज वह प्रेयसी, मैंने आपको बताया उसकी पत्नी का वियोग हुआ था तो उसकी यादें बस रह गई हैं, उसकी स्मृति पाथेय बनी, पाथेय मतलब होता है रास्ते का संबल, थके हुए यात्री के लिए एक सहारा। ठीक है, जब आप रास्ते पर कहीं जाते हैं तो आपको एक पाथेय की आवश्यकता होती है, एक संबल की आवश्यकता होती है जिसके सहारे आप आगे का रास्ता तय कर सके। एक तरह से जैसे होता है रास्ते में मार्ग में लेने वाला कुछ ऊर्जादायी तत्व, भोजन आप कह सकते हैं, जिसके सहारे आप आगे का रास्ता तय कर सके। तो उसकी स्मृतियाँ क्या हैं, उसकी पत्नी की, उसकी प्रेममयी प्रेमिका की उसकी सुंदर प्रेमिका की यादें जो हैं, अब उसके लिए इस कवि कहता है कि मैं क्या हूँ, इस जीवन की डगर पर चलने वाला एक थका हुआ पथिक हूँ। थका हुआ क्यों, क्योंकि मैंने बहुत सी निराशाएं झेली हैं, मैंने असफलताएं झेली हैं और मैं अब जीवन की डगर पर चलते चलते थक गया हूँ और मैं थका हुआ पथिक हूँ। और मेरे लिए मेरी पत्नी की सुंदर मनोहर यादें ही क्या हैं, मेरे लिए पाथेय का कार्य कर रही हैं, मेरे लिए रास्ते का संबल बनी हुई हैं। वह कहता है आज मेरी जो प्रेममयी प्रेमिका है, उसकी यादें मुझ थके हुए यात्री के लिए क्या है, संबल बनी हुई हैं, सहारा बनी हुई हैं। उसकी यादों के सहारे ही मैं इस जीवन की कठिन डगर पर अपने आप को आगे बढ़ा रहा हूँ, अर्थात मैं जीवन का इस कठिन डगर को पार कर रहा हूँ। ठीक है, उन्हीं के सहारे मेरा जीवन चल रहा है। वह कहते हैं उसकी स्मृत पाथेय बनी, उसकी स्मृत पाथेय बनी थके पथिक की पंथा की। कभी कहता है कि उसकी स्मृतियाँ, मेरी प्रेममयी प्रेमिका की मेरी प्रेमिका की स्मृतियाँ ही मेरे लिए क्या है, इस थके हुए अर्थात मुझ जैसे थके हुए पथिक, जीवन की राह पर चलने वाले मुझ जैसे थके हुए पथिक के लिए पाथेय हैं, वो संबल हैं, वो सहारा है, वो जिनके सहारे मैं इस जीवन की कठिन डगर को क्या कर रहा हूँ, पार करने का प्रयास कर रहा हूँ, इस पर चल रहा हूँ, इस जीवन की कठिन डगर पर आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे लिए वह संबल का कार्य कर रही हैं। तो हे मित्रों, तुम क्या चाहते हो। ठीक है, वह कहते सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कंथा की। वह कहते हैं देखिए, कंथा का मतलब होता है कथड़ी। आप देखते हैं ना कि आपके घर में जो सारी सबसे ख़राब चीज़ें होती हैं, गांव में भी आपने देखा होगा, कथड़ी बना दिया जाता है। सबसे बेकार की वस्तुओं को सिल करके क्या किया जाता है, उसको किसी भी तरह यूज किया जाता है, उसे सी करके उस पर सीएन चला करके उसकी सिलाई करके उसे यूज के लायक बनाया जाता है, उसके उपयोग के कारण उसे उपयोग के लायक बनाया जाता है। तो कवि कहता है कि मेरा जीवन भी क्या है, उस कंथे के समान है, नगण्य वस्तु के समान है। ठीक है, और तुम उस नगण्य वस्तु की सीवन को उधेड़ कर देखने का प्रयास कर रहे हो, अर्थात मेरे जीवन की उन सीवन को उधेड़ करके मेरे जीवन में को कुड़ेद कर देखने का प्रयास क्यों कर रहे हो, मेरे जीवन में के भीतर झांकने का प्रयास क्यों कर रहे हो हे मित्रों। वह कहता है कि
सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कंथा की? तो हे मित्रों, क्या तुम मेरी उन यादों को उधेड़ उधेड़ कर मेरे भीतर झांकना चाहते हो? क्या तुम मेरी उन यादों को, उन प्रेममयी यादों को, उन सुखद दुखद पलों को देख करके मेरे जीवन के भीतर झांकना चाहते हो? क्या मेरी आत्मकथा पढ़ करके मेरे भूले हुए दर्द को फिर से तुम जगाना चाहते हो? क्या मेरे भूले बिसरे यादों को फिर से तुम जगाना चाहते हो? मेरे भूल चुके उन दुखद परिस्थितियों को फिर से तुम मेरे सामने प्रकट करना चाहते हो? मेरी इस थकी हुई, इस साधारण सी जिंदगी को क्यों फिर से और दुखी करना चाहते हो? तुम मेरी फटी हुई इस साधारण सी जिंदगी को तार तार क्यों करना चाहते हो? मेरी इस कंथा रूपी जीवन को उधेड़ कर देखना क्यों चाहते हो? उसकी बकिया उधेड़ना क्यों चाहते हो? उसे तार तार करना क्यों चाहते हो? ठीक है, वह कहते हैं छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। कवि कहता है छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। मेरा जीवन क्या है? छोटा सा है, सामान्य सा है। प्रसाद जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि मेरा जीवन बहुत ही साधारण सा है, सामान्य सा है। मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, तुच्छ सा व्यक्ति हूँ। मैं एक सामान्य सा जीवन जीने वाला एक साधारण सा एक अभागा व्यक्ति हूँ, जिसके जीवन में कभी जो है सुख आया ही नहीं। ऐसे साधारण से, ठीक है, सुख आया लेकिन क्षणिक सुख था वो, ठीक है, सुख की ज़्यादा देर तक स्थायी रूप से टिक नहीं सका था। ठीक है, वह कहते हैं मेरा जीवन क्या है? सामान्य सा जीवन है। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज का। मेरा जीवन एक साधारण सा जीवन है, एक सामान्य सा जीवन है, और इसकी बड़ी बड़ी कथाएं मैं आज कैसे कह सकता हूँ? इसके बड़े बड़े यशगान मैं कैसे गा सकता हूँ? तुम ही बताओ, इसके बारे में मैं बड़ी कथाएं कैसे लिख सकता हूँ? ठीक है, इससे तो अच्छा है। वह कहता है क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? भाई, इस नीले आकाश के नीचे अभी शुरू में कवि ने बताया कि बहुत से लोगों ने अपने जीवन के इतिहास लिखे हैं, अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं। तो क्या इससे अच्छा यह नहीं कि मैं उन लोगों की ही आत्मकथाएं पढ़ता रहूं और चुपचाप उनकी कथाएं सुनता रहूं और अपने बारे में कुछ न कहूं? भाई, आत्मकथा लिखने पर अपनी कमजोरियों को उजागर करना, अपने दुखों को उजागर करना, अपने व्यक्तिगत अनुभूतियों को उजागर करना, अपने व्यक्तिगत निजी सुखों को उजागर करने से अच्छा है कि दूसरे के जीवन के बारे में पढ़ना और उनके बारे में जानना ही बेहतर होगा। अपनी असफलताओं को गिनाने से और लोगों को अपने ऊपर हंसने का अवसर देना कहाँ की होशियारी या कहाँ की बुद्धिमत्ता है? ठीक है, तो कहते हैं इससे अच्छा यह नहीं, छोटे सी जीवन की मैं बड़ी कथाएं कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। और वैसे भी मेरा जीवन क्या है? छोटा सा जीवन है, सामान्य सा जीवन है, साधारण सा व्यक्ति हूँ मैं, तुच्छ सा व्यक्ति हूँ मैं। मेरे जीवन में ऐसी कोई सफलता या उपलब्धि है ही नहीं कि जिसका मैं यशगान करूँ, जिसकी मैं बड़ाई करूँ, जिसका मैं लिख करके सबके सामने प्रकट करूँ। तो ऐसे सामान्य से, इससे साधारण से जीवन की बड़ी बड़ी कथाएं मैं कैसे कह सकता हूँ? ठीक है, इससे तो अच्छा है कि मैं दूसरों की कथाओं को सुनता रहूं और खुद क्या करूं? मौन रहूं। अपनी कमियों को उजागर करने से अच्छा, अपनी सफलताओं को गिनाने से अच्छा है कि मैं दूसरों की आत्मकथाएं पढ़ूं और अपने बारे में मौन रहूं। ठीक है, वह कहते हैं तुम सुनकर क्या भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। कि हे मित्रों, वह कहते हैं कि तुम सुनकर क्या भला करोगे। किसको संबोधित कर रहे हैं? वो मित्रों को संबोधित कर रहे हैं, अपने साहित्यिक मित्रों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे मित्रों, तुम मेरी भोली भाली कथा को, मेरी सीधी सादी आत्मकथा को सुनकर क्या करोगे? तुम मेरी भोली भाली साधारण सी आत्मकथा को सुनकर क्या करोगे? उसके बारे में तुम जानकर क्या करोगे? वह इसमें कुछ खास बात नहीं है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, तुम्हारे लायक इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। और मैंने जीवन में अभी तो कुछ हासिल भी नहीं किया है, मैंने कुछ अर्जित नहीं किया है, मैंने कोई ऐसी उपलब्धि हासिल नहीं की है कि जिसे मैं तुम लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकूं। ठीक है, वह कहते हैं मैंने ऐसी कोई महानता हासिल नहीं की है, मैंने कोई ऐसी उपलब्धि हासिल नहीं की है जिसका मैं बखान कर सकूं। ठीक है, जिसके बारे में अपने अनुभव को मैं तुम लोगों से साझा कर सकूं। और वह कहते हैं अभी समय नहीं है, थकी सोई है मेरी मौन मथा। वह कहते हैं एक बात और, मेरा जीवन क्या है? मेरा जीवन अभी सारे दुख दर्द और अभाव, मेरे जीवन के सारे दुख दर्द और अभाव अभी क्या हैं? शांत हैं, अभी शांत हैं। मैं इसको फिर से, इसलिए मैं कुछ भी लिख करके अपने मन में उन दुखों को फिर से जगाना नहीं चाहता। अभी मेरे सारे जो दुख है, मैंने जो दुखद परिस्थितियां झेली हैं, इसके कारण मेरे सारी जो है जो वो कहते हैं कि मेरे जीवन के सारे दुख दर्द और अभाव अभी शांत पड़े हुए हैं, इसलिए मैं कुछ भी लिख करके फिर से अपने मन में उन दुखों को फिर से जगाना नहीं चाहता। कवि चाहता है जैसे
दुखों को और दुखद परिस्थितियों को झेलते झेलते दुखद परिस्थितियों को झेलते झेलते अब उसकी जो पीड़ाएं हैं वह अब मौन हो चुकी हैं। ठीक है, अब दुख जो है कवि कहता है कि मैंने अनेक कष्ट झेले हैं, मैंने अनेक कष्ट सहे हैं, परंतु अब मेरा चित्त जो है उन दुखों को झेलते झेलते अब थक कर शांत हो गया है। अब उन दुखों को झेलते झेलते अब थक करके मेरा मन जो है शांत पड़ा हुआ है, और मैं अपनी आत्मकथा को लिख करके फिर से उन दुखों को हरा करना नहीं चाहता, अपने मन के कष्टों को फिर से बढ़ाना नहीं चाहता। तो इसलिए हे मित्रों, मैं अपनी आत्मकथा लिखना नहीं चाहता। ठीक है, तो इस कविता के बारे में जो भी आपको नहीं समझ में आया होगा फिर से आपको बताया जाएगा। आप विद्यालय खुलने पर आप जो भी पूछेंगे आपको बता दिया जाएगा, और इस पाठ के प्रश्नोत्तर जो है आपको असाइनमेंट के रूप में दिए जाएंगे करने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।